सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 18 महीने का डीए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन तक अपना लिए कितना मिलना है, जो 18 महीने का डीए आकर कितना अरियर्स बन जाता है, वो क्यों नहीं दिया सरकार, अपना लिए कितना बनेगा, उसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। एक्स ग्रुप भी है, वाई ग्रुप भी है और फैमिली पेंशनर्स भी इसी में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का फैमिली पेंशनर भी शामिल है। आप लोग उनका टेबल भी आराम से जानकारी ले सकता है। अपना लिए 18 महीने का डीए का अरियर्स कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही, ये भी एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक 4% का डीए का बढ़ोतरी हुआ था, वो तो नहीं मिला है अपना लिए। उसका बाद 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 3% का बढ़ोतरी हुआ था। दोनों मिलकर जो 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 7% का डीए का अमाउंट बन गया, वो भी अपना लिए नहीं मिला अभी तक। उसका बाद 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक 4% का बढ़ोतरी हुआ था, जो कुल मिलाकर जो डीए का अमाउंट बन गया 11%। 11% का जो अमाउंट है अपना लिए सिपाही से लेकर जो ऑर्डिनरी जनरल तक किसी को भी नहीं दिया है, पूरा को मिलना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक किसी को भी मिला नहीं है। अपना लिए 11% डीए डीआर और पेंशनर्स के लिए तो डीआर है, जो सर्विस में है उनको भी नहीं दिया, सर्विस में है उनको भी नहीं मिला हुआ है, पूरा को मिलना चाहिए। ये 18 महीने का डीए डीआर का अरियर्स अभी तक सरकार उसका ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे, कुछ बातचीत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। एक सिपाही के लिए कितना अरियर्स सरकार लिया हुआ है, सरकार नहीं दे रहे, उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। और नेता लोग के तो उनका कितना बनता है उतना से ज्यादा ले लेता है, लेकिन जो अपना पास आने के टाइम जो सरकार को देने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उसी तरह है। उसका बाद इसी टेबल में एक बार देखो, जो इसी टेबल में आकर सर्विस पेंशनर एक्स ग्रुप भी है, वाई ग्रुप भी है, सिपाही का है, नायक का है, हवलदार साहिबान का है, उनका एक बार हम लोग जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो एक्स ग्रुप का सिपाही है, 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,607 रुपीज था OROP 2 का बेसिक का मुताबिक, और जनवरी 2020 में उतना ही बेसिक था उनका। उसको क्या हो गया, कैलकुलेशन कर दिया, अपना लिए आकर एक महीने में 824 रुपए 824 रुपीज एक महीने में बन जाता है। 6 महीना कैलकुलेशन करने के बाद देख लेना कितना हो गया, 4,944 रुपीज 6 महीने का। उसका बाद 3% बढ़ोतरी हुआ था, दोबारा 3% बढ़ोतरी हुआ था, उसका भी अमाउंट एक बार देख लेना। उसका बाद क्या हो गया देखो, उसका बाद आकर 1,442 रुपीज इंटू 7% का कैलकुलेशन किया हुआ है उधर, 6 महीना का देखने से 8,652 रुपीज तक मिलना था, वो भी नहीं मिला है। उसका बाद देखो 11% बन गया है, 11% बन गया है, 11% का नहीं मिला है। 11% का कैलकुलेशन करने से देख लेना, एक महीने में आकर 2,267 रुपीज बन जाता है, 6 महीने का आकर 13,602 रुपीज 602 रुपीज तक बन जाता है। 17 साल सर्विस किया हुआ एक्स ग्रुप का सिपाही के लिए 27,198 रुपीज तक उनका अरियर्स बनता है 18 महीने का। उसका बाद नीचे देखना वाई ग्रुप का, जो सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 18,807 रुपीज है। उनको एक महीने में आकर जो 4% का 752 रुपीज बन जाता है, 6 महीने का
4,512 तक बन जाता है 6 महीने का। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट क्या हो गया, दोबारा 7% बन गया। 7% 6 महीने का कितना बनता है, 1 महीने का आकार 1,316 रुपीज, 1,316 रुपए बन जाता है 1 महीने का। 6 महीने का कैलकुलेशन करने के बाद 7,896 रुपीज तक बन जाता है जो 7%। उसका बाद दोबारा क्या हो गया, 11% का कैलकुलेशन लेने से हम लोग को 1 महीने में आकर 2,068 रुपीज बन जाता है। लेकिन वो भी 6 महीने का कैलकुलेशन करने से 12,408 रुपीज बन जाता है। इनको कुल मिलाकर 18 महीने का अरियर्स आकर वही ग्रुप 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही के लिए 24,816 रुपीज देना था। अभी तक सरकार नहीं दिया। जो उसका बाद देखो, नायक साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक एक बार जानकारी ले लेना। एक्स ग्रुप का आकर 23,580 रुपीज से उनको 1 महीने में 4% का डीए का अमाउंट बन जाता है 942 रुपीज। 6 महीने का कैलकुलेशन करने से 5,652 है। उसका बाद 7% डीए का 6 महीने में कैलकुलेशन करने से अमाउंट बन जाता है 9,894 है। उसका बाद 11% 6 मंथ कैलकुलेशन करने से कितना बन जाता है, एक बार देखो, 15,552 रुपीज से टोटल अरियर्स एक्स ग्रुप का जो 24 साल तक सर्विस किया हुआ जो नायक साहिबान के लिए 31,098 रुपीज तक बन जाता है। वही नेक्स्ट वही ग्रुप का भी देख लेना, उनका भी वही ग्रुप का जो नायक साहिबान के लिए 21,688 उनका बेसिक होने से उनको आकर 5,208 रुपीज बन जाता है। 7% 9,108 है। उसके बाद 11% आकर 14,316 रुपीज बन जाता है। वही ग्रुप का आकर जो नायक साहिबान के लिए अरियर्स आकर 18 महीने का 28,638 रुपीज तक बन जाता है। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान का एक्स ग्रुप का भी है, वही ग्रुप का भी है। एक्स ग्रुप का हवलदार साहिबान के लिए आकर टोटल अरियर्स उनका बन जाता है 34,662 रुपीज तक बन जाता है। उसका बाद देखो जो अपना हवलदार साहिबान वही ग्रुप का उनका भी कितना बन जाता है अरियर्स बोलने से, टोटल अरियर्स 29,376 रुपीज तक उनको अरियर्स मिलना था। अभी तक सरकार नहीं दिया। ये पैसा पूरा कहां गया? जो कोविड बोलकर बता रहे, कोविड में आकर जो प्रधानमंत्री का जो फंड्स था कितना आया, डोनेशन दिया हुआ करोड़ों का पैसा दिया हुआ था। करोड़ों में 1 साल तक इंडिया चला सकता है उतना पैसा आया हुआ है कोविड टाइम में। वो पैसा पूरा कहां गया? ये पैसा पूरा कहां गया? जो अपना भाई लोग को मिलना था वो पैसा कहां गया? उसका पहले जो डोनेशन में आया हुआ पैसा कहां गया? सरकार से कौन पूछेगा ये पैसा पूरा? कौन पूछेगा? सरकार उनका मनमानी से उन लोग ही कर रहे। वो किसी को भी क्या हमारा OROP 1 में बढ़ोतरी किया था, 2 में किया था, 3 में किया था, कुछ भी नहीं किया। अपना लिए जो मिलना था उसी में से काटकर सरकार कुछ उनका मनमानी कर रहे हैं। आप लोग की एक बार चाहे तो जानकारी भी ले लेना, देख लेना। आप लोग भी कैलकुलेशन कर जो डोनेशन में बहुत पैसा मिला हुआ था वो पूरा कहां गया, जो अपना DADR का पैसा कहां गया। उसका बाद देखो जो फैमिली पेंशन, जो नॉर्मल फैमिली पेंशनर से इनका भी एक बार आप लोग जानकारी ले सकता है। सिपाही साहिबान का भी देखो, उनका टोटल अरियर से कितना मिल रहा था, 16,332 तक मिलना था। उसका बाद वही ग्रुप का भी देखो, उनको कितना मिल रहा था फैमिली पेंशनर सिपाही का आकार 14,892 रुपीज तक मिल रहा था। इनको कौन देगा पैसा? जो फैमिली पेंशनर्स का भी पैसा आप लोग लेकर सरकार चला रहे। उसका बाद देखो नायक साहिबान एक्स ग्रुप का है फैमिली पेंशनर, इनको अरियर से मिलना था 18 महीना का 18,660 रुपीज।
वही ग्रुप का भी देखो, वही ग्रुप का नायक साहिबा ने फैमिली पेंशनर है, इनको 17,172 रुपीज अरियर्स मिलना था, नहीं मिला अभी तक। उसका बाद हवलदार साहिबा ने एक्स ग्रुप का है, इनको भी कितना फैमिली पेंशनर है, इनको 20,796 रुपीज तक मिलना था, ये भी पैसा नहीं मिला। उसका बाद वही ग्रुप का है फैमिली पेंशनर, वही ग्रुप का हवलदार साहिबान, उनका भी अरियर से कितना मिलना बोलने से 17,628 रुपीज तक मिलना था, सरकार नहीं दिया। जो अपना फैमिली पेंशनर्स का भी सरकार पैसा लेकर ही चलाया हुआ है। यही बात होगा, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए बोलने से अपना डीए से काट लिया, यही बात है। जो अपना डीए भी देना था सरकार अभी दे दो, 2 किस्त में दे दो, वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपका डीए 18 महीने का नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, यही बात आ रही। लेकिन इसको ऊपर कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है। OROP 3 तो दे दिया, पूरा माइनस में दिया, किसी को ज्यादा या 3,000 किसी को बढ़ोतरी हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। 2,000 कम कर ही OROP 3 भी मिला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यही था आप लोग को जानकारी देना था। एक बार आप लोग जानकारी ले लेना और इसी का भी हम लोग आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अपना जो आने वाला समय में और क्या क्या करेगा वो सरकार हमारे लिए तो जानकारी नहीं है। जो फौजी है, फौजी में रहता है, बाहर आने के बाद उसको कोई भी सिविल का जानकारी बहुत कम होता है। उसी का वजह से क्या है, जो फौजी बीच बीच में कहीं कहीं पच जाता है, कहीं कहीं सिविल में भी पैसा रख देता है, उधर से भी जो लॉस हो जाता है। उसी तरह मत करो, आपका पैसा आपका सेफ्टी में रखना बहुत जरूरी। सरकार के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके, और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक JCO-NCOR के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोड़ देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन 2 कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों को स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है, उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया
तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब, लाइक ही हमारे लिए बहुत जरूरी है।